हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम टॉप क्वेश्चंस करने वाले हैं पॉलिटी के। आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपको लास्ट तक देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन टू एनी पर्सन। भारतीय संविधान के दिए गए अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति को किसी भी व्यक्ति को क्षमा करने का अधिकार देता है? तो इसमें से सही उत्तर है ऑप्शन बी। आर्टिकल 72 के अंतर्गत प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, और स्पेशली इंडिया में मृत्यु को क्षमा करने तक की शक्ति होती है प्रेसिडेंट के पास। तो इसमें 5 तरह की क्षमा शक्तियाँ आती हैं। तो देखो, मृत्यु को क्षमा करने की शक्ति वैसे तो प्रेसिडेंट के साथ साथ गवर्नर के पास भी होती है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास तो मृत्यु को क्षमा करने तक की शक्ति होती है। तो इसमें 5 देख लेते हैं। सबसे पहले पार्डन आता है। पार्डन में जो होता है, प्रेसिडेंट किसी व्यक्ति को फांसी लगने वाली है तो उसको भी वो माफ़ कर सकता है। कम्यूटेशन में क्या होता है, कम्यूटेशन में जो सज़ा है उसका फॉर्म जो है लाइटर हो जाता है। फॉर एग्जांपल, यदि आपको फांसी की सज़ा मिली है तो उसको 25 साल की सज़ा बना दिया, ठीक है, तो लाइट हो गई और चेंज भी हो गई, उसका सज़ा का जो फॉर्म है वो चेंज हो गया। रेमिशन में क्या होता है, सज़ा का जो फॉर्म होता है, करेक्टर होता है, वो चेंज नहीं होता। जैसे आपको 5 साल की सज़ा मिली है तो उसमें से ही कम कर देंगे, रेमिशन के अंतर्गत प्रेसिडेंट जो है कम कर देंगे, जैसे 5 को 3 का बना दिया। रिस्पाइट में क्या होता है, रिस्पाइट में किसी डिसेबिलिटी की वजह से, जैसे कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उस केस में, स्पेशल केसेस में जो सज़ा होती है उसको माफ़ कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। रिप्लाई में क्या होता है, यहाँ पे यदि कोई भी डिसीजन लिया गया है कोर्ट के द्वारा तो प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार है कि उसको टेम्परेरी स्टे उस पर लगा सकता है कि कुछ देर रुको अभी आप, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रिट इज़ अ बेकनिंग कॉल। निम्न में से कौन सी रिट जागृति की पुकार है? तो देख लेते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मैंडेमस जो होती है ये होती है वेकनिंग कॉल। तो मैं आपको बता देती हूँ, फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने इंपॉर्टेंट है आपको पता होगा, आप सबने देखे होंगे, आप सबने पढ़े होंगे फंडामेंटल राइट। तो यदि आपके फंडामेंटल राइट वियोलेट होते हैं तो आपको पूरा अधिकार बनता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के अंतर्गत। तो जब आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं तो उसमें आती हैं 5 तरह की रेट। तो 5 रेट में सबसे पहले हम मैंडेमस को देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन मैंडेमस का है। तो मैंडेमस में क्या होता है, यदि आपके फंडामेंटल राइट किसी पब्लिक अथॉरिटी की वजह से वियोलेट होते हैं। फंडामेंटल राइट क्या होते हैं कि आपको जीने के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आपको ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उन सब की सुरक्षा का अधिकार हमारे जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो देता है। तो मैंडेमस में क्या होता है, यदि किसी पब्लिक अथॉरिटी की वजह से आपका फंडामेंटल राइट वियोलेट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि आपको ट्रेड करना है, बिजनेस करना है, लेकिन जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो टाइम पे नहीं बन पा रहे हैं, तो आपको तो टाइम चाहिए, टाइम नहीं है ना इतना। तो उस तरीके से, इस तरीके से यदि आपका फंडामेंटल राइट वियोलेट हुआ है तो यहाँ पे जो कोर्ट होगी वो दूसरी पब्लिक अथॉरिटीज़ को कहेगी कि भैया इनका काम जल्दी करो, क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट वियोलेट हो रहा है, तो पब्लिक अथॉरिटीज़ को उनका काम करने के लिए बोलती हैं, ठीक है। तो हम 5 रेट देख लेते हैं। हैबियस कॉर्पस के अंतर्गत जिस व्यक्ति का फंडामेंटल राइट वियोलेट हुआ है या फिर उसके संदर्भ में कोई और व्यक्ति कोर्ट जा सकता है और रिट जारी कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको किसी ने बंदी बना लिया, ओके, तो आप तो नहीं जा सकते हैं ना कोर्ट, आप कैसे चले जाएंगे? तो आपके संदर्भ में कोई और व्यक्ति, जैसे कोई आपको जानता हो, तो वो चला जाए और रिट जारी कर सकता है। मैंडेमस में मैंने आपको अभी बताया कि आपका फंडामेंटल राइट वियोलेट हो गया है किसी और अथॉरिटी की वजह से, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस अथॉरिटी को, पब्लिक ऑफिशियल को कहती है कि इनका काम जल्दी करो। प्रोहिबिशन का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट है तो वो किसी निचली वाली कोर्ट को कह रही है कि ये चीज़ें आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं है, लेकिन वो ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कोई केस उसके उनमें नहीं है, लेकिन फिर भी उस पर उन्होंने सज़ा सुना दी, तो ये सब चीज़ें गलत होती हैं। तो वहाँ पे जो बड़ी वाली कोर्ट होती है वो छोटी वाली कोर्ट को मना करती है कि आपके जुरिस्डिक्शन में ये चीज़ें नहीं हैं। सर्टेलरी में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल लोअर कोर्ट जो होती है उसने कोई डिसीजन ले लिया तो सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को दोबारा से अपने संदर्भ में ले सकता है कि ये जो केस है ये आप हमें दे दो, हम इसके बारे में देखेंगे। कोई वारंटों में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति इलीगल तरीके से यदि किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म में घुस जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बन के बैठ गया गवर्नमेंट ऑफिशियल, लेकिन उसकी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो उतनी नहीं है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि किस अथॉरिटी से आप बैठे हैं जी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट 2 to 6 के अंतर्गत रिट जारी कर सकते हैं फंडामेंटल राइट का वियोलेशन होने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट।
तो आप सबको पता होगा कि प्रेसिडेंट बहुत सारे जो पद हैं उनको अपॉइंट करता है। तो देख लेते हैं और भी पद। तो देखो बहुत सारे पद जो हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो इसमें से एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आता है। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी जो है अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। हालांकि कंसल्टेशन ये सब चीज़ें बाद में होती है, लेकिन जो एक मोहर होती है उस पर अपॉइंटमेंट की प्रेसिडेंट जी लगाते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। स्टेट गवर्नर्स, जज ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, जो भी मेंबर होते हैं नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट के, एंड जो भी मेंबर होते हैं नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब के, ये सारे जो हैं प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी इन द इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय संसद में लोक सेवा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोकसभा स्पीकर। ओके, लोकसभा स्पीकर करता है अपॉइंट पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन, याद रखना। तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1921 में। मेंबर इसमें 22 होते हैं। इसका जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है वो 1 साल का होता है। इसका फंक्शन होता है जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं उनकी रिपोर्ट को ऑडिट करना, एग्जामाइन करना, याद रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सरकारी कमेटी। इनमें से कौन सरकारी समिति से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट जो है ये बताए गए थे सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशंस में। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म हैज़ प्रोवाइडेड द राइट टू वोटिंग ऑफ द फीमेल फॉर द फर्स्ट टाइम। इनमें से किस सुधार ने पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में पहली बार महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफाइंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट का एडमिनिस्ट्रेशन कौन से इसमें शेड्यूल में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ये है ऑप्शन सी, 6th शेड्यूल में। ठीक है, तो ये होता है। तो देखो 5th शेड्यूल जो होता है, 5th और 6th दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 5th में जो बात की जाती है वो बात की जाती है, इसका यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 5th शेड्यूल जो है इसमें बात करी जाती है शेड्यूल एरियाज की। तो देख लेते हैं, यहाँ पे आप बी लगा लो इसमें, ठीक है, सी नहीं बी लगा लो। तो 5th शेड्यूल में बात की जाती है शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ें, और 6th शेड्यूल में बात की जाती हैं जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जैसे स्टेट है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसकी 6th शेड्यूल में बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस द पंचायती राज वॉज रिकमेंडेड बाई। तो स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो कमेटी बनी थी जिन्होंने पंचायती राज को रिकमेंड किया। तो इसमें से कौन सी कमेटी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता कमेटी। इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी पंचायती राज वो भी 3 टायर पे, पहला टायर विलेज, फिर ब्लॉक, फिर डिस्ट्रिक्ट, इन 3 लेवल पे इन्होंने पंचायती राज को रिकमेंड किया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ प्रेस हैज़ बीन इंक्लूडेड। तो प्रेस की स्वतंत्रता को संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 19A में। 19 में अधिकार मिलता है आर्टिकल में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि आपको बोलने का अधिकार है। तो उसी में प्रेस जो है उसको भी इंक्लूड किया गया है। चलिए देख लेते हैं। विच फंडामेंटल राइट इज़ और आर नॉट प्रोवाइडेड फॉर फॉरेन सिटीजन्स। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों के लिए नहीं दिया गया है? तो देखो जब विदेशी लोग आते हैं तो वैसे तो उनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी जिनसे वो आसानी से जी सके, आसानी से रह सके कंट्री में, लेकिन सारे अधिकार नहीं दे सकते क्योंकि वो इंडिया के सिटीजन्स नहीं हैं। तो देख लेते हैं इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें से नहीं है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी आपका मन करे कुछ भी आप बोले, नहीं। तो ऑप्शन बी इसमें से नहीं है। बाकी इक्वलिटी बिफोर लॉ की नज़रों में आप समान हैं और लाइफ की अधिकार है कि आप जिएँ अपनी स्वतंत्रता से, एंड एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट भी आपको राइट है। लेकिन देख लेते हैं कि कौन कौन से राइट हैं और कौन कौन से राइट नहीं है, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो राइट अवेलेबल ओनली टू सिटीजन, जो सिर्फ सिटीजन्स को अधिकार है, तो वो है 15, 16, 19, 29 एंड 30। और जो दोनों के हैं, सिटीजन्स के भी हैं फॉरेन्स के भी हैं, वो हैं 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 एंड 32। ये सारे जो राइट्स हैं वो सिटीजन्स और फॉरेन्स दोनों को ही अवेलेबल हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट द सेंटर एंड स्टेट बोथ कैन मेक अ लॉ। तो निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? तो देखो कुछ ऐसी लिस्ट है जिसपे सिर्फ सेंटर का अधिकार है,
जिस पे वो कानून बना सकते हैं, और कुछ ऐसी हैं जिस पे स्टेट का ही अधिकार है सिर्फ। लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही आते हैं, जिसमें स्टेट और जो सेंटर वाले हैं वो दोनों ही इस पे अधिकार कानून बना सकते हैं। तो देख लेते हैं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। कॉन्करेंट लिस्ट आती है जिसमें दोनों ही बना सकते हैं। तो कुछ लिस्ट देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन लिस्ट में आती हैं डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर, कम्युनिकेशन। इन पे सिर्फ स्टेट सेंटर का अधिकार है, सेंटर ही इस पे लॉ बना सकती है। स्टेट वो लिस्ट में आती हैं जैसे कि पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरीगेशन, ये सारी चीज़ें स्टेट लिस्ट में आती हैं। इस पर स्टेट का अधिकार है लॉ बनाने का। कॉन्करेंट लिस्ट में जैसे एजुकेशन हो गई, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा हैं, क्योंकि इस पर कहीं ना कहीं सेंटर भी अफेक्ट होता है और कहीं कहीं स्टेट भी होता है। ऐसा नहीं कि स्टेट जो है या फिर सेंटर है अकेले अकेले इन पे चल ले, नहीं, दोनों को ही दोनों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। जॉइंट सेशन ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज चेयर्ड बाय, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो देखो, इसमें जॉइंट सिटिंग जो है वो पार्लियामेंट की, वो प्रेसाइड जो बुलाई जाती है वो बुलाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन प्रेसाइड की जाती है स्पीकर के द्वारा। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, चलिए, हाउ मैनी फंडामेंटल राइट फॉर ओरिजिनली इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ओरिजिनली कितने थे? ओरिजिनली थे 7। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो देखो, ये 6 तो अभी हाल भी में है, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी भी था जिसको हटा दिया गया था। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी इसके साथ 7 थे और अभी हैं 6। तो देख लेते हैं, राइट टू इक्वलिटी आता है आर्टिकल 14 से 18 तक, यानी कि 5 राइट आते हैं इक्वलिटी वाले में। राइट टू फ्रीडम में आते हैं 19 से 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आते हैं आर्टिकल 23 से 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आते हैं आर्टिकल 25 से 28 तक के आर्टिकल्स। फिर इसके बाद देखते हैं कल्चर और एजुकेशन के राइट आते हैं आर्टिकल 29 से 30 तक। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में आता है आर्टिकल 32। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेशल प्रोविजन इन द आर्टिकल 371G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371G में विशेष प्रावधान किस राज्य से संबंधित है? तो विशेष प्रावधान मिलते हैं किसी किसी स्टेट को आर्टिकल 371 की कुछ क्लॉज में। तो देख लेते हैं, ऑप्शन सी इसका सही है, मिजोरम में है। आर्टिकल जो 371G है उसमें मिजोरम से रिलेटेड जो है स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। तो देख लेते हैं, आर्टिकल 371 महाराष्ट्र और गुजरात के स्पेशल प्रोविजंस की बात करता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी माइनॉरिटीज़ थी या फिर चीज़ें थी जहाँ पे उनको स्पेशल प्रोविज़न देने की ज़रूरत पड़ गई। तो आर्टिकल 371A में स्पेशल प्रोविज़न दिए जाते हैं नागालैंड को। 371B में याद कर लो क्योंकि यहाँ से आते हैं क्वेश्चन। 371B में आते हैं स्टेट ऑफ असम। आर्टिकल 371C में आता है स्टेट ऑफ मणिपुर, जिसके स्पेशल प्रोविज़न की हम बात करते हैं। आर्टिकल 371D में आंध्र प्रदेश से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 371F में स्टेट ऑफ सिक्किम जो है उसके जो है राइट हैं। आर्टिकल 371H जो है उसको अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है, एंड I जो है कर्नाटक से रिलेटेड है। तो इन सबको तो आप याद कर ही लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप चीज़ों का। व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ पार्लियामेंट एस्टिमेट कमेटी? तो संसद प्राकलन समिति की क्या उसमें वो है, स्ट्रेंथ क्या है? तो ये है ऑप्शन बी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ब्रिंग ऑर्डिनेंस अंडर विच आर्टिकल? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश लाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 1 to 3 के अंतर्गत जो है ऑर्डिनेंस लाते हैं, और गवर्नर जो है 213 के अंतर्गत ऑर्डिनेंस लाते हैं। ओके, जब दोनों सदनों को बुलाना है और चीज़ें नहीं बन रही हैं, आपस में बातें नहीं बन रही हैं, तो उस तरीके से जॉइंट दोनों सेशंस को बुलाया जाता है, लोकसभा को राज्यसभा को, उस तरीके से ऑर्डिनेंस बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिल डेट हाउ मेनी टाइम डज द प्रेमल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड? तो प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो एक बार किया गया है 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें 3 नए शब्द ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। अब बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट फॉल अंडर इट्स। भारत का सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और राज्य के बीच विवाद को हल कर सकता है, किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है ऑप्शन बी, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। तो देख लेते हैं ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या होता है। तो देखो, जब किसी कोर्ट के पास, जैसे सुप्रीम कोर्ट ही लगा लो, तो उसके पास कोई भी केस सुनने का पहला अधिकार है, यानी कि पहले आप उस चीज़ों में जाएंगे कि ओरिजिनली उनके पास ही अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट जो पहली बार में जो चीज़ें सुने उसको बोलते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ठीक है, एपिलेट जुरिडिक्शन जैसे क्या होता है,
फॉर एग्जांपल कुछ लोअर कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया, लेकिन उस फैसले पे आप सहमत नहीं हैं, ठीक है, उस फैसले पे आप सवाल उठाना चाहते हैं, तो आप दूसरी कोर्ट में अपील लगा सकते हैं कि देखो ये निर्णय है, इस पे हम सवाल उठा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एपीलेट जुरिडिक्शन। ओरिजिनल जुरिडिक्शन में पहली बार जिस चीज़ का अधिकार होता है, जैसे कुछ चीज़ें हैं जिस पे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है ओरिजिनली, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट रिजॉल्व करने स्टेट के जो आते हैं, सेंटर के आते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है, तो उन चीज़ों को जो पहली बार में सुनी जाए उसको बोलते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ओके, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन जो होता है उसमें आप कोई कोर्ट जो है वो सलाह मांगी किसी ऊपर वाली कोर्ट से, जैसे प्रेसिडेंट भी मांगते हैं, तो उसको बोलते हैं एडवाइजरी। कॉन्स्टिट्यूशन में जिस हिसाब से आपकी जैसे कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो जो चीज़ें संविधान में लिखी गई हैं कि इन फैसलों पे, इन चीज़ों पे आप फैसला सुना सकते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिडिक्शन। अब बात करते हैं आगे, विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। तो आपातकाल के दौरान भी कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी जो है ये नहीं होता है। तो देख लेते हैं, आर्टिकल 18 पार्ट 18 में आते हैं इमरजेंसी प्रोविजन, इसमें 3 इमरजेंसी आती हैं। आर्टिकल 352 जिस पर नेशनल इमरजेंसी की बात करी जाती है, इसको 30 दिन के अंतर्गत पार्लियामेंट से अप्रूवल मिल जाना चाहिए स्पेशल मेजोरिटी से, तब जाके पास होती है। और वापस से लगानी है तो 6 महीने बाद फिर से स्पेशल मेजोरिटी से चाहिए कि आप फिर से इसे पास करें। एंड रिवोक करने के टाइम सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट से रिवोक कर दी जाती है, हटा दी जाती है। आर्टिकल 356 में 352 जब लगती है जब ऐसी युद्ध जैसी स्थितियां लगे प्रेसिडेंट को कि उत्पन्न हो गई हैं। आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी से रिलेटेड है, जब जो प्रेसिडेंट है उसको ऐसे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही हैं स्टेट में, तो स्टेट इमरजेंसी लग जाती है। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल थ्रेट जब इंडिया में आए तो उससे रिलेटेड है। तो देखो ये 3 बार लग चुकी है आर्टिकल 352, और 356 कई बार लगाया जा चुका है, और 360 जो है ये एक भी बार नहीं लगा है। इसके अलावा जो सस्पेंड होते हैं आर्टिकल जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो वो होता है आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 358 एंड 359 के अंतर्गत बहुत सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं जब इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगी है, लेकिन 20 एंड 21 ऐसा अधिकार है जो सस्पेंड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पा कमल दहल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो पुष्पा कमल दहल को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नेपाल। तो नेपाल जो है इसकी कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपी, एंड प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पार्लियामेंट कैन चेंज द नेम एंड बाउंड्री ऑफ द स्टेट अंडर विच आर्टिकल। तो किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य का नाम और सीमा बदल सकती है, तो ये बदल सकती है ऑप्शन, इसमें सी सही हो जाएगा, आर्टिकल 3 के अंतर्गत। तो देख लेते हैं आर्टिकल 1, 2 एंड 3 क्या कहता है। तो देखो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, हमारा भारत जब बना है, तो हम सबसे पहले जब आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहले जिस चीज़ की बात हो रही है उसके नामकरण से शुरुआत होगी ना। तो इंडिया का नाम क्या रखा जाए, किसी ने कहा कि भारत रख दें, किसी ने कहा इंडिया रख दें, क्योंकि दोनों ही चलते आ रहे हैं, तो दोनों ही रखें, इंडिया दैट इज़ भारत। एंड सेल्फ या यूनियन ऑफ स्टेट, इस वर्ड का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारा जो भारत है वो स्टेट के यूनियन से मिलकर बना है, राज्यों के संघ से मिलकर बना है। हमारे इंडिया में किसी स्टेट के पास ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी मर्जी से अलग हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए में क्या होता है, यूएसए में वहाँ के हर स्टेट के पास अपना अलग फ्लैग है, और वो जब मन चाहे वो अपना अलग स्टेट बना सकते हैं। लेकिन इंडिया में ये किसी के पास नहीं है अधिकार, किसी स्टेट के पास, कि वो हट जाएँ, अलग हो जाए, नहीं जी। आर्टिकल 2 में बात होती है एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। तो मैं आपको बता देती हूँ ये क्या है। तो देखो, जो स्टेट नहीं है इंडिया में, जो नहीं बने हैं, जो या तो टेरिटरी है या फिर एक्वायर्ड टेरिटरी है या फिर एसोसिएटेड टेरिटरी है, तो उसका अगर एडमिशन करना है स्टेट के रूप में तो आर्टिकल 2 का यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सिक्किम को बनाया गया, ठीक है, 1975 में स्टेट बनाया गया, पहले वो एसोसिएटेड था तो वहाँ से उसको स्टेट बनाया गया, तो पहली बार इसे बनाया गया, पहले वो स्टेट नहीं था, पहले एसोसिएटेड था, तो उस तरीके से आर्टिकल 2 का यूज किया गया। अब आर्टिकल 3 में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जो यूनियन टेरिटरी दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली में क्या होता है कि वहाँ के प्रेसिडेंट बहुत बार कहते हैं ऐसा कि जो दिल्ली है उसको स्टेट बनाया जाए। तो यदि दिल्ली को आगे चल के कभी स्टेट बनाया जाएगा तो उसको आर्टिकल 2 के अंतर्गत बनाया जाएगा, ठीक है, आर्टिकल 2 के अंतर्गत बनाया जाएगा, याद रखना, क्योंकि वो पहले स्टेट नहीं था। जब पहले नहीं है जो चीज़ें वो बन जाएँ तो उसको आर्टिकल 2 के अंतर्गत हम स्थान देते हैं। आर्टिकल 3 में क्या है, जो पहले ही एग्जिस्ट करते हैं हमारे इंडिया में स्टेट प्रोविजनली, कॉन्स्टिट्यूशनली,
उनमें यदि कुछ चेंज की बात हो रही है, उससे हट के कुछ चीज़ें बन रही हैं, उनकी बाउंड्रीज में कुछ चेंज हो रहा है, उनके नाम में बदलाव हो रहा है, तो वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे तेलंगाना बना 2014 में तेलंगाना बना, ठीक है, आंध्र प्रदेश से कट गई, आंध्र प्रदेश का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था वो तेलंगाना बन गया। तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत ऐसा हुआ क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेट था, तो उसमें से दूसरा स्टेट कट कर दिया। अब देखो बहुत सारे नेम चेंज होते रहते हैं, तो वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है। एक आर्टिकल 4 भी आता है, उसमें क्या होता है कि उसमें जो भी चीज़ें होंगी इन आर्टिकल्स में वो सिंपल मेजोरिटी से हो जाएंगी, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर होल्ड ऑफिस अंटिल दे अटेंड द एज ऑफ, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 65 ईयर्स। हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका सही उत्तर है इसमें से ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम, तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार कहाँ से अपनाया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अमेरिका से, यूएसए से लिया गया है। तो और भी देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आता है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रखना। तो देखो ब्रिटेन से लिया गया है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप भी हमारी ब्रिटेन से ली गई है। और यूएसए में 2 है सिटीजनशिप, स्टेट की अलग होती है और सेंटर की अलग, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल है और ब्रिटेन में भी सिंगल है। कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाइकैमरलिज्म, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल बहुत फेमस है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। मेंबर जो नॉमिनेट होते हैं राज्यसभा में, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। यूएसए से लिया गया है फंडामेंटल राइट, इम्पीचमेंट जो होता है प्रेसिडेंट का, जुडिशियल रिव्यू, ये सारे जो हैं यूएसए से लिए गए हैं। कनाडा से रेजिडेंसी पावर जो कि प्रेसिडेंट में वेस्ट करती हैं वो ली गई हैं। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट, आर्टिकल 108 यानी कि जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सारे ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन मिनिस्ट्री, तो ये करता है ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो होता है स्टैच्यूटरी बॉडी है एंड सेटअप की गई थी इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में। इंक्लूड है इसमें एक चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और नॉट मोर देन 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स। इसके अलावा ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। कुछ देख लेते हैं, तो देखो कमीशन और किसके अंतर्गत वो फॉल करते हैं, तो डिपार्टमेंट देखो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, यूपीएससी, एसएससी, सीबीआई, लोकपाल, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंतर्गत आते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल, एनआईए, नेशनल ह्यूमन रिसोर्स कमीशन, एनडीएमए, ये सब आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत। फाइनेंस कमीशन, जीएसटी काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल बैकवर्ड क्लास, ये सब आती हैं, ये सारी आती हैं फाइनेंस कमीशन और जीएसटी काउंसिल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। और ये वाली आती है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द प्रोसीजर फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया प्रदान करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 67। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टफोलियो आर करंटली अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उनमें से कौन सा पोर्टफोलियो जो है वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री के अधीन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये तीनों जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर जी के अंतर्गत हैं। आइडिया ऑफ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, तो एक मजबूत केंद्र वाले संघ का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑप्शन ई कनाडा से। तो बहुत सारी चीज़ें हमें दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी लगी तो वहाँ से अपनाई है जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे। हु डिसाइड वेदर ए बिल इज़ मनी विल और नॉट, तो कौन निर्णय करता है कि विधेयक जो बिल है ये मनी विल है या फिर नहीं है? तो ये करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है, याद रखना। मनी बिल जो है वो आर्टिकल 110 यानी कि 110 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स आर इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, मुल्क में से कौन सा कर जो है राज्य सरकार द्वारा लगाए और एकत्र किए जाते हैं? तो इसमें से सभी हैं ये, स्टेट ड्यूटी भी, सेल्स टैक्स, लैंड रेवेन्यू, ये सारे जो हैं स्टेट इसको इम्पोज करता है और कलेक्ट करता है। हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस, तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? इसका सही उत्तर है पार्लियामेंट। इस जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन इज ऑफिस बाय राइटिंग टू, सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश किसको लिखकर अपना पद त्याग देता है? तो ये है ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। तो ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए है, इसका उत्तर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी रसिया या फिर ऑप्शन डी जर्मनी।
इसी के साथ हम वीडियो को विराम देते हैं और आने वाले अगले वीडियोस में हम बात करेंगे पॉलिटी। शुरू से हम स्टार्ट करेंगे और जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, हम कल से स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको अच्छी लगी है एंड आप अपने कुछ सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।